हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज को डिस्कस करेंगे। तो चेंज में सबसे पहले केमिकल चेंज को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को पता है कि चेंज दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं फिजिकल चेंज, दूसरे को बोलते हैं केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार का चेंज है या दोज टाइप्स ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर क्या फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। कौन सा चेंज बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें क्या होता है? नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंज का पहला प्रॉपर्टी की न्यू सब्सटेंसेज आर क्या फॉर्म। केमिकल चेंज का सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसमें एनर्जी का चेंज इन्वॉल्व करता है। मतलब हम एनर्जी ज्यादा देंगे, हो सकता है इधर से एनर्जी ज्यादा दे, रिएक्शन होने के बाद एनर्जी चेंज होने के बाद एनर्जी कम मिले, एनर्जी इधर से कम दे, चेंज होने के बाद एनर्जी क्या मिले? ज्यादा मिले। मतलब एनर्जी का जो चेंज है वह यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखे क्या कि न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखे कि एनर्जी का चेंज इन्वॉल्व करता है। क्या इन्वॉल्व करता है? एनर्जी का चेंज इन्वॉल्व करता है। क्लियर बात यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या है कि यह जो चेंज होता है ना, ये चेंज होता है, इसमें क्या हो सकता है? मास डिफर कर सकता है। क्या डिफर कर सकता है? मास डिफर कर सकता है। मतलब मास जो है रिएक्शन के समय जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम लोग थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि देयर इज ए चेंज इन मास ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं कि देयर इज चेंज इन मास ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट इसमें हम लिखेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन का हम लोग केमिकल चेंज का फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ये केमिकल चेंज होता है ये परमानेंट नेचर का होता है। मतलब एक बार जो चेंज हो गया सो हो गया, फिर से सो क्या कर सकते हैं हम लोग? वापस नहीं ला सकते पहले वाले फॉर्म में। ठीक ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें क्या होता है कि परमानेंट चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? परमानेंट चेंज टेक्स प्लेस। इसमें कैसा चेंज होता है? इसमें जो है परमानेंट चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? परमानेंट चेंज होता है। ठीक है बात। तो ये आप किसके बारे में बताइए? केमिकल चेंज के बारे में बताइए कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसमें एनर्जी का चेंज इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होता है? मास भी चेंज कर सकता है। कब? रिएक्शन के समय में। और जिसमें क्या होता है? जो कैसा चेंज होता है? परमानेंट चेंज होता है। ठीक ना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो कैसा हो सकता है कि खाना बना ले फिर वापस हम लोग खाना को उसी फॉर्म में लिया? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा से हो गया? केमिकल चेंज हो गया। हम लोग क्या करें? रोटी, आटा से रोटी बनाते हैं, तो क्या फिर पॉसिबल है कि रोटी से फिर आटा बना ले? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सब कौन सा चेंज है? दूध का जो फटना होता है ये भी कौन सा एग्जांपल है? ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। फल का जो पकना हो जाएगा ये भी किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो उम्मीद है कि आपको केमिकल चेंज समझ में आ गया होगा। तो केमिकल चेंज में कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपसे कोई पूछा केमिकल चेंज क्या है, बता दीजिएगा कि those types of change in which new substances are formed, those types of change in which energy change are involved, those types of change in which mass change during reaction, and it is a क्या? परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, तो ये परमानेंट नेचर का चेंज होता है। तो ये आपका किसके बारे में था? केमिकल चेंज के बारे में था। तो केमिकल चेंज उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा, दूसरा पॉइंट का नाम है फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज के बारे में हम बता सकते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो पहला पॉइंट है फिजिकल चेंज में लिखिए कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? तो क्या लिखेंगे हम लोग कि फिजिकल चेंज में क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसमें और क्या होता है? इसमें कलर चेंज कर सकता है फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। क्लियर बात यहाँ पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो फिजिकल चेंज होता है वो परमानेंट नेचर का नहीं होता है। तो ये हम लोग देखिए किसके बारे में देखिए? केमिकल चेंज के बारे में देखिए और फिजिकल चेंज के बारे में। तो इसमें फिजिकल चेंज में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे क्या कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है तो एनर्जी का चेंज भी इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके बाद इसमें मास में भी क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें जो होता है कैसा होता है? टेम्पररी चेंज होता है। इसमें
चेंज क्या होगा, इसमें भी कुछ चेंज आएगा, लेकिन क्या चेंज करेगा, स्टेट चेंज कर देगा। सॉलिड है तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड है तो गैस में चला जाएगा, गैस में है तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड में है तो सॉलिड में आ जाएगा, ये चेंज करेगा। कलर में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा चेंज था, फिजिकल चेंज था। तो उम्मीद है कि आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आइस से किस में ले आते हैं, वाटर में ले आते हैं। तो किसका एग्जांपल हो गया, फिजिकल चेंज में एग्जांपल, मतलब जिससे हम सब्सटेंस को जो चेंज करने के बाद उसके पहले वाले फॉर्म में ला सके, वो आपका फिजिकल चेंज है। मतलब यह क्या है, रिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। तो ये इसमें एक और पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं, ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्स कर सकता है, और ये रिवर्स नहीं कर सकता, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चेंज समझ में आ गया होगा, चेंज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को आप ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल रिएक्शन। अगर ये भी हम बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक और तरीका रखते हैं केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने का। तो केमिकल पहला हम लोग क्या बोल, अगर ये भी कोई बोल रहा है कि केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो केमिकल चेंज को हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हेन वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस, when one substance react with another substance and form a new substance with a new property, that is called chemical reaction। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें, ये एक प्रोसेस है और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करता है और कोई तीसरा नया सब्सटेंस बनाता है, और उस तीसरे सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिफरेंट होगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक सब्सटेंस ए है, बी से रिएक्शन करता है और कोई सब्सटेंस बना लेता है, सी और डी बना लेता है। तो ये जो ए और बी क्या किया, दो सब्सटेंस से रिएक्ट किया, क्या बनाया, सी और डी बनाया। तो इस पहला केमिकल रिएक्शन के डिफाइन हम लोग क्या बोले थे कि व्हेन वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, कि जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और कोई तीसरा क्या बनेगा, तीसरा चौथा कोई नया सब्सटेंस बनाएगा, और जो सब्सटेंस नया बनेगा उसका प्रॉपर्टी जो है पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आप बताइए ए और बी रिएक्ट किया, सी और डी बनाया, तो क्या सी का प्रॉपर्टी ए और बी के प्रॉपर्टी से मिलेगा, नहीं मिलेगा। डी का प्रॉपर्टी ए और बी के प्रॉपर्टी से मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकते हैं कि व्हेन वन सब्सटेंस, लिख देते हैं यहाँ पे कि व्हेन वन सब्सटेंस react with another substance, when one substance react with another substance and form a new substance with new properties called chemical रिएक्शन। तो हम लोग ये बोल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कौन किया था, तो पार्टिसिपेट किया था ए और बी, और फॉर्म कौन कौन हुआ, तो फॉर्म कौन कौन हुआ, सी और डी हुआ, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, पार्टिसिपेट तो कर रहा है ए और बी कर रहा है, फॉर्म कौन हो रहा है, सी और डी हो रहा है। तो जो पार्टिसिपेट करेगा ना, जो पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म during a chemical reaction known as a product and those substance which participate in a chemical reaction known as a reactant। कि दो जो है सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस के बाद क्या होता है, फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है,
ए और बी है और प्रोडक्ट कौन कौन है, सी और डी है, ठीक है। दो से ज्यादा रिएक्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में प्लस का साइन देते हैं, और दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी अगर हो तो उसको भी अलग करने के लिए हम लोग क्या चीज का साइन देंगे, प्लस का देंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हम लोग एरो का साइन देते हैं। किसका साइन देते हैं, ये वाला साइन देते हैं। किसको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हम लोग किसका साइन देते हैं, एरो का साइन देते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हम लोग एरो का साइन क्यों देते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो का साइन इसलिए देते हैं ताकि एरो से पता चल सके कि रिएक्टेंट किधर है और प्रोडक्ट किधर। अगर हम इक्वल दे देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर सब्सटेंस हम दे रहे हैं और किधर रिएक्शन होके फॉर्म हो रहा है। लेकिन इसमें तो साफ विजिबल है कि इधर हम सब्सटेंस दिए और इधर रिएक्शन होके फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई वी यूज एरो साइन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वी यूज एरो साइन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर शो द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस यही हम लोग बोल देंगे। क्लियर बात है आपको। ये आपका क्या था, कंप्लीट केमिकल चेंज था। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए। तभी हम लोग ये देख लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो क्या देखे कि व्हेन वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू प्रॉपर्टी नोन एज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। ऑब्जर्व करने का क्या रूल्स है, क्या कुछ है तरीका है जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तब हमारा टॉपिक क्या होगा, ऑब्जर्वेशन टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा ऑब्जर्वेशन जो क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा। क्या करने में हेल्प करेगा कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो डिटरमाइन करेगा। इसको डिटरमाइन, केमिकल रिएक्शन को जो डिटरमाइन करेगा जो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको अगर स्पष्ट लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। मतलब कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जिसके हेल्प से पता चल जाता है कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं जिसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन का नाम है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ क्या गैस है। सेकेंड क्या है, चेंज इन क्या है, टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर, इसको आप लोग नोट करते चलिए। पहला पॉइंट क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड पॉइंट क्या, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, चेंज इन कलर। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट। तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा चेंज इन कलर, और फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा चेंज इन क्या, चेंज इन स्टेट। तो गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। ऊपर में हेडिंग क्या लिखा हुआ, ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन। कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया जिससे शो हो जाता है कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें से कहीं भी कुछ भी अगर आपको दिखे, गैस इवॉल्व होता हुआ दिखे तो समझिएगा केमिकल। इसमें से कोई भी अगर होता हुआ दिखे कहीं भी तो समझ जाएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। या इसको दूसरा हेडिंग में दे सकते हैं, इसको ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो केमिकल रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो क्या बताइएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर और चेंज इन क्या, स्टेट। मतलब ये, इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी आपको कहीं दिखाई दे, होते हुए दिखाई दे, ठीक है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बात समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, गैस इवॉल्व होता है।
जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन जब कराते हैं तो उस समय क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, गैस निकलने लगता है, उसको हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, अगर हम मान लेते हैं कि जिंक है, ठीक है, जिंक को हम रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब जिंक को रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे जिंक को, तो इससे यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो गैस निकलना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जब गैस निकलना स्टार्ट हुआ मतलब निश्चित रूप से केमिकल चेंज हो रहा होगा वहाँ पे, और जहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होगा मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर कहीं हो रहा होगा तो इस सब में से कोई भी चीज हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या लेते हैं, चूना लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं, तो क्या देखते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, वो भी तो केमिकल चेंज है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि नीचे गाद के फॉर्म में, गाद बोलने का मतलब नीचे जो है प्रिसिपिटेट बैठ जाता है, नीचे कुछ सॉलिड मटेरियल बैठ जाता है, और इस सॉलिड मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अनवांटेड सॉलिड मटेरियल बैठ जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें क्या फॉर्म होता है, गैस फॉर्म होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, टेम्परेचर कम जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, नीचे क्या होता है, कुछ सॉलिड मटेरियल बैठ जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, और कुछ केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस अपना क्या कर लेता है, स्टेट चेंज कर लेता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत है इसमें। तो पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस था। सेकंड क्या था, चेंज इन टेम्परेचर था। चेंज इन क्या था, टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या हो, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए कि हम लोग चूना को अगर पानी में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही पानी में डालते हैं, तो क्या हो जाए, पूरा जिस कंटेनर में हम लोग डालेंगे चूना को और पानी को, वो कंटेनर पूरा गर्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, निकल रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराने का पता चलेगा कि नीचे में क्या बैठ गया, सॉलिड मटेरियल बैठ गया, और सॉलिड मटेरियल बैठ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। सोप जब हम लोग बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, जो मटेरियल है वो कहाँ बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, वहां भी प्रिसिपिटेशन हो रहा है। चेंज इन कलर की बात करते हैं तो चेंज इन कलर का सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा कि जब रस्टिंग से पहले आयरन का जो कलर होता है ब्लैक होता है, रस्टिंग के बाद क्या हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है। ये भी किसका एग्जांपल है, चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। अब बताइए, कैंडल जब जलता है तो कैंडल का जलना क्या है, वो भी तो एक केमिकल चेंज है। तो कैंडल कैसे होता है, डायरेक्ट सॉलिड से जलना स्टार्ट करता है, नहीं, उसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करता है, तभी तो क्या करता है, बर्न करता है। कैंडल क्या है, फ्लेम है, और फ्लेम क्या होता है, फ्लेम में गैसियस जोन होता है जहां पे कोई सब्सटेंस बर्न करता है। तो कैंडल का जो वैक्स है वो पहले किसमें कन्वर्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर गैस में कन्वर्ट किया, वेपर तक गया वो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट। तो ये क्या था आपका, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये केमिकल रिएक्शन का क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था। और उम्मीद है कि आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो वह एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस साथ रिएक्शन करेगा, कोई तीसरा सब्सटेंस फॉर्म करेगा जिसका प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। या इसको हम बोल सकते हैं कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर बात, ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए पहले। तो हम लोग अभी तक क्या देखे थे, पहले देखे थे चेंज हो कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिर फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टी देखिए, केमिकल चेंज का प्रॉपर्टी देखिए, फिर किसको देखिए, केमिकल रिएक्शन को देखिए, फिर किसको देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए। कौन कौन था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन क्या, टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। और अब हमारा टॉपिक आप देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब केमिकल रिएक्शन को, गौर सुनिएगा, जब केमिकल रिएक्शन को फार्मूलाज और सिंबल्स की हेल्प से जब रिप्रेजेंट कर दिया जाता है
तब उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? व्हेन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे, कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट कर देंगे, फार्मूलाज के हेल्प से रिप्रेजेंट कर देंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो आपसे कोई पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो क्या बताएगा कि व्हेन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला दैट इज कॉल्ड क्या? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, फार्मूलाज के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे कि व्हेन केमिकल रिएक्शन represented with the help of symbol and formula then it is called chemical इक्वेशन। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल और फॉर्मूला से। तो क्या बोलेंगे? इसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर बात है यहाँ पे? जैसे आप बताएं, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे कि हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या फॉर्म करेगा? वाटर फॉर्म करेगा। मीन्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर। अभी तो ये देख रहे थे हम लोग। तो ये क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो आप बताइए, ये वाला क्या था? केमिकल रिएक्शन था, और केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर दिए। किससे रिप्रेजेंट कर दिए? सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिए, और किसके हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिए? फार्मूलाज के हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। और ये वाला क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जो फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? H2 क्या है? सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है? सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। O2 क्या है? सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। H2O क्या है? सिंबल ऑफ क्या है? वाटर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जिंक को रिएक्ट करा दिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बना लेगा, साथ में कौन सा गैस बना लेगा? हाइड्रोजन गैस बना लेगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को क्या किया गया? इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, ZINC जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। इसको वर्ड के फॉर्म में भी तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड के फॉर्म में ना लिख के हम सिंबल और फार्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया? और ये केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है। केमिकल इक्वेशन कितना टाइप का होता है? तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन कितना टाइप का होता है? दो को होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक को क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इज क्या? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड इज क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर्स ऑफ एटम सेम नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या? वाटर है। अब बताइए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का एटम है? 2 है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का कितना एटम? 2 एटम, और ऑक्सीजन का कितना एटम? 2 एटम। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2 एटम। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम। तो आप बताइए इस टाइप के अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर्स ऑफ एटम्स, नंबर्स ऑफ ईच एटम इन रिएक्टेंट
इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ ईच एटम इन प्रोडक्ट। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का जो नंबर्स ऑफ एटम रिएक्टेंट में है ना, वो प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब वो वैल्यू से सेम नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ ईच एटम यहाँ पे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर बात। बैलेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि जिंक सल्फेट, इसी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो जिंक कितना है, तो जिंक कितना है यहाँ पे, तो इधर में तो 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे जिंक 1 है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे जिंक कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, सल्फर कितना है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, जिंक कितना है यहाँ पे, इधर भी 1 है, सल्फर कितना है यहाँ पे, इधर भी कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है। अब बताइए नंबर्स ऑफ ईच एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ईच एटम इन प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम है, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो केमिकल इक्वेशन कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, पहला को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कर लेंगे। कोई पूछेगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि अनबैलेंस केमिकल, दोस टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इन व्हिच नंबर्स ऑफ ईच एटम in reactant is not equal to numbers of each atom of product। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें बोलेंगे क्या कि इस इक्वेशन में क्या होता है, अनइक्वल नंबर्स ऑफ एटम होता है, अनइक्वल नंबर्स ऑफ एटम होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 1, तो अनइक्वल नंबर्स ऑफ एटम, अनइक्वल नंबर्स ऑफ क्या होता है, एटम होता है, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का। इसमें क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल नंबर्स ऑफ एटम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उम्मीद है कि आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस हो और उसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो आप क्या बताइएगा, इट इज द प्रोसेस in which unbalanced chemical equation converted into balanced chemical equation, ठीक है। एक ऐसा बैलेंसिंग क्या है, तो कैसा प्रोसेस है जिसमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। केमिकल इक्वेशन कितना टाइप का, 2 टाइप का, अनबैलेंस और बैलेंस। अनबैलेंस क्या, नंबर्स ऑफ ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, तो इसमें नहीं इक्वल होगा, इसमें इक्वल होगा। और जब कोई अनबैलेंस इक्वेशन होगा उसको हम बैलेंस की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस का नाम क्या देंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए।